हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम। आज ना हम हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर उठाने वाले हैं जो ट्रस्ट मी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आई नो नाम सुन के लगता है डेट्स होंगे, इवेंट्स होंगे, बट नहीं, ये एक आइडिया की कहानी है। एक ऐसा पावरफुल आइडिया जिसने लिटरली दुनिया का पूरा मैप ही बदल के रख दिया। तो रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक झलक देखते हैं। सबसे पहले हम एक सपने से शुरू करेंगे, यूरोप के नेशनलिज्म का सपना। फिर हम देखेंगे कि इस आइडिया का जन्म कैसे हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसके बाद आएगी एक बड़ी टक्कर, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच। फिर दो एक्साइटिंग स्टोरीज, जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन की। और एंड में हम नेशनलिज्म का एक दूसरा थोड़ा डार्क चेहरा भी देखेंगे, यानी इंपीरियलिज्म। तो बेसिकली एक पूरी फिल्म की तरह है, हीरो है, विलेन है, एक्शन है, सब कुछ है। ओके देन, चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। देखो, इस चैप्टर की शुरुआत ना किसी लड़ाई या किसी समझौते से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक सपने से। सीरियसली, एक आर्टिस्ट ने एक सपना देखा था और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। ये देखिए स्क्रीन पर, कितनी अमेजिंग पेंटिंग है ना। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये वही सपना है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसे बनाया था 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने, जिनका नाम था फ्रेडरिक सॉर्यू। और उनका सपना क्या था? एक ऐसी दुनिया का जहां डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स हों। मतलब आसान भाषा में, एक ऐसी दुनिया जहां राजाओं का शासन ना हो, जनता का राज हो, हम सब का राज। अब इस सपने के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है, यूटोपियन। यूटोपियन मतलब क्या होता है? यूटोपियन का सीधा सा मतलब है एक ऐसी परफेक्ट सोसाइटी की कल्पना जो इतनी आइडियल हो, इतनी अच्छी हो कि उसका सच में होना उस टाइम पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। सोचो ना, एक ऐसी जगह जहां कोई लड़ाई नहीं, कोई गरीबी नहीं, सब लोग खुश हैं। काइंडा लाइक अ परफेक्ट ड्रीम, राइट? तो ये बस वही था, एक बेहतर फ्यूचर का सपना। तो आखिर ये सपना किसके अगेंस्ट था? क्यों देखा गया ये सपना? ये सपना था एक एब्सोल्यूटिस्ट रूल के खिलाफ। एक और नया वर्ड, एब्सोल्यूटिस्ट। इसका मतलब होता है ऐसी सरकार जिसके पास एब्सोल्यूट यानी अनलिमिटेड पावर हो। सोचो, एक राजा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, जो उसका मन करेगा वही कानून होगा। बस इसी सिस्टम के खिलाफ नेशनलिज्म की आवाज उठी थी। चलो अब इस पेंटिंग को थोड़ा जूम करके देखते हैं, डिटेल्स में क्या क्या है। देखो, एक लंबी सी ट्रेन, एक लाइन है लोगों की, अलग अलग देशों के लोग हैं। आप उन्हें उनके झंडों और कपड़ों से पहचान सकते हो। और ये सब कहाँ जा रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्टैच्यू के एक हाथ में है ज्ञान की मशाल, द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में है इंसानों के राइट्स का डिक्लेरेशन। और जमीन पर देखो, नीचे टूटे हुए क्राउन, मुकुट बिखरे पड़े हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि राजाओं का राज अब खत्म हो चुका है। और ऊपर आसमान से क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स सब इस सीन को देख रहे हैं, जैसे सब देशों के बीच फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे को अपना आशीर्वाद दे रहे हो। बहुत पावरफुल इमेज है ये। तो सपना तो देख लिया, बहुत ही ब्यूटीफुल विजन था। लेकिन सपने तो सपने होते हैं, राइट? सवाल यह है कि यह सपना हकीकत कैसे बना? इस आइडिया को रियल लाइफ में कौन लेकर आया? इसका जवाब है फ्रांस। तो चलिए सीधे चलते हैं 18वीं सेंचुरी फ्रांस में। ओके, दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से याद रखना। नेशनलिज्म की जो आग, जो फायर पूरे यूरोप में फैली ना, उसकी पहली चिंगारी, अ वेरी क्लियर फर्स्ट एक्सप्रेशन, वो थी 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पहले फ्रांस जैसा आज हम जानते हैं वैसा नेशन नहीं था। वो तो बस एक राजा के अंडर का एक बड़ा सा एरिया था। दैट्स इट। नाउ दिस पार्ट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन, सो लिसन केयरफुली। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने सोचा कि लोगों को एक कैसे करें, उनमें हम सब एक हैं वाली फीलिंग कैसे लाएं। तो उन्होंने कुछ ब्रिलियंट स्टेप्स लिए। पहला, उन्होंने ला पात्री यानी द फादरलैंड और ले सिटवायन यानी द सिटीजन का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। सब इस देश के बच्चे हैं और सब नागरिक हैं। दूसरा, राजा का फ्लैग हटाओ, नया ट्राई कलर झंडा ले आओ। तीसरा, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जहां सबके लिए सेम लॉज हों। चौथा, देश के अंदर सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दिए ताकि ट्रेड आसान हो। पांचवा, पूरे देश में वेट्स एंड मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया। देख रहे हो, इन सब चीजों से उन्होंने लोगों को जोड़ा और एक फ्रेंच आइडेंटिटी क्रिएट की। ओके, सो अब फ्रांस में एक नया आइडिया आ चुका था। और फिजिक्स का रूल है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? तो जब नेशनलिज्म का नया आइडिया आया, उसकी टक्कर पुराने सिस्टम से होनी ही थी। और 19वीं सेंचुरी यूरोप की पूरी कहानी दोस्तों इसी एक टक्कर के बारे में है।
लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स, नए आइडियाज वर्सेस पुराने आइडियाज। इस टक्कर को समझने से पहले चलो एक बार यूरोप का मैप देखते हैं, उस टाइम का। आज जैसा जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, वैसा कुछ नहीं था। इन जगहों पर नेशन स्टेट्स थे ही नहीं। पूरा यूरोप ना छोटे छोटे राज्यों, किंगडम्स, एम्पायर्स में बटा हुआ था, एकदम पैचवर्क कुल्ट जैसा, या आसान भाषा में एक खिचड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर को ही ले लो। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लैंडलॉर्ड एक है, लेकिन उसमें रहने वाले टेनेंट्स वो सब अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनके कल्चर अलग हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा था उस वक्त का यूरोप। तो चलो इन दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं। टीम ए, लिबरल नेशनलिस्ट्स। ये कौन लोग थे? ये थे पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स। ये क्या चाहते थे? फ्रीडम। ये चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन हो, जनता की अपनी गवर्नमेंट हो, मार्केट फ्री हो और सब लोग लॉ के सामने इक्वल हो। सिंपल। अब आती है टीम बी, द कंजर्वेटिव्स। इस टीम में थे राजा महाराजा, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, चर्च के पावरफुल लोग। इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था कि सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे, मोनार्की की पावर बनी रहे, चर्च स्ट्रांग रहे और उनके जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो भी सेफ रहें। बेसिकली दे हेटेड चेंज। और इस पूरे सिचुएशन को बेस्ट डिस्क्राइब किया था एक बंदे ने, ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक। वो एक हार्डकोर कंजर्वेटिव था, टीम बी का कैप्टन समझो। उसने एक बहुत फेमस लाइन कही थी, When France sneezes, the rest of Europe catches cold। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब बिल्कुल साफ था। फ्रांस में कुछ भी होता था, कोई भी छोटा मोटा बदलाव या बड़ी क्रांति, उसका असर, उसकी लहर पूरे यूरोप में फैल जाती थी। फ्रांस एक ट्रेंड सेटर बन गया था। ओके, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द टाइमलाइन। ये डेट्स ना आपको इस पूरी स्टोरी का एक बर्ड्स आई व्यू दे देंगी। सोचो हम टाइम मशीन में फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। 1797 नेपोलियन आ गया, 1815 नेपोलियन हार गया, वियना में सेटलमेंट हुआ, 1821 ग्रीस ने अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू की, फिर आया 1848 जब पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस की सुनामी आ गई, और फाइनली 1870s तक आते आते जर्मनी और इटली दोनों यूनिफाइड हो गए। देखा, पूरा चैप्टर इन्हीं डेट्स के आसपास घूमता है। चलिए अब स्टोरी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन है। ये वो पार्ट है जहां नेशनलिज्म को उसकी सबसे बड़ी जीत मिली। यहां हम देखेंगे कि कैसे वो बिखरे हुए पैचवर्क वाले इलाके जुड़कर दो बड़े पावरफुल देश बन गए, जर्मनी एंड इटली। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या एक आर्मी, एक सेना, एक देश बना सकती है? सोचो इस बारे में, क्योंकि जर्मनी की कहानी इसी सवाल के गिर्द घूमती है। यहां पर स्टोरी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अब तक देश बनाने की बात कौन कर रहा था? लिबरल्स, राइट? लेकिन अब देश को जोड़ने की लीडरशिप उन कंजर्वेटिव्स ने ले ली जिनके पास थी आर्मी की पावर। तो हुआ क्या था? 1848 में लिबरल्स ने कोशिश की थी जर्मनी को यूनाइट करने की, लेकिन राजा ने उनकी कोशिश को बुरी तरह फेल कर दिया। इसके बाद लीडरशिप ली प्रशा ने, जो उस टाइम का सबसे पावरफुल जर्मन स्टेट था। और फिर सीन में एंट्री होती है इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर की, ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशा का चीफ मिनिस्टर। बिस्मार्क का फंडा बिल्कुल क्लियर था। उसने कहा, देश स्पीचेस से नहीं बनते, देश बनते हैं ब्लड एंड आयरन से, यानी खून और लोहे से, जंग से। और उसने वही किया। सिर्फ 7 साल में उसने 3 बड़ी वॉर्स जीती, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, और 1871 में एक यूनाइटेड जर्मन एम्पायर को जन्म दिया। और बिल्कुल ऐसी ही एक एक्साइटिंग कहानी इटली की भी थी। जर्मनी की तरह इटली भी 7 अलग अलग स्टेट्स में टूटा हुआ था, और इसको जोड़ने में 3 हीरोज का हाथ था। उन्हें याद रखने का एक सिंपल तरीका है। पहले थे जुजेपे माज़िनी, द सोल ऑफ यूनिफिकेशन, आत्मा। फिर आए काउंट कावूर, द ब्रेन, दिमाग। और आखिर में आते हैं जुजेपे गैरिबाल्डी, द स्वॉर्ड, तलवार, द सोल, द ब्रेन एंड द स्वॉर्ड। इन तीनों ने मिलकर इटली को एक कर दिया। तो जर्मनी बन गया, इटली बन गया, नेशनलिज्म जीत गया। हैप्पी एंडिंग, राइट? वेल, नॉट रियली। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब तक हमने नेशनलिज्म का एक बहुत पॉजिटिव, फ्रीडम वाला चेहरा देखा है, लेकिन अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में इसका दूसरा, थोड़ा सा डार्क, अंधेरा रूप देखने जा रहे हैं। हुआ ये कि 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते नेशनलिज्म का पूरा मतलब ही बदल गया। वो जो लिबरल फ्रीडम वाला सपना था ना, वो अब खत्म हो चुका था। अब नेशनलिज्म बहुत नैरो माइंडेड हो गया था। पहले इसका स्लोगन था, हमें अपने देश के लिए आज़ादी चाहिए। अब इसका स्लोगन बन गया था, हमारा देश सबसे बेस्ट है और हम दूसरे देशों पर कब्जा करेंगे। सी द डिफरेंस फ्रॉम फ्रीडम टू डोमिनेशन। और ये नए आक्रामक अग्रेसिव नेशनलिज्म का ग्राउंड जीरो, एपिसेंटर बना बाल्कन्स का एरिया। अब बाल्कन्स में प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ बहुत सारी अलग अलग जातियों के लोग रहते थे
और ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, जो अब बहुत कमज़ोर हो रहा था। तो जैसे ही सेंट्रल पावर वीक हुई, ये सब छोटे छोटे देश आज़ादी के लिए आपस में ही लड़ने लगे। सब एक दूसरे से जलते थे, और इस बहती गंगा में हाथ धोने कौन आ गया? बड़ी यूरोपियन पावर्स, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, सबको इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस चाहिए था। इसीलिए बाल्कन्स को उस टाइम पाउडर केक ऑफ यूरोप कहा जाता था, यानी यूरोप का बारूद से भरा डब्बा जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। और आखिर में वो चिंगारी लग ही गई, जब इस नैरो नेशनलिज्म के साथ इंपीरियलिज्म, यानी दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाने की होड़, जब ये दोनों चीज़ें मिल गईं, तो एक डेडली फॉर्मूला बना। नेशनलिज्म प्लस इंपीरियलिज्म इक्वल्स डिजास्टर। और वो डिजास्टर क्या था? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल आपके लिए, जो नेशनलिज्म एक खूबसूरत सपने से शुरू हुआ था, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज से, आखिर वही नेशनलिज्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे डिस्ट्रक्टिव युद्ध की वजह कैसे बन गया? तो क्या नेशनलिज्म हमेशा अच्छा ही होता है, या फिर हद से ज्यादा बढ़ जाने पर यह खतरनाक भी हो सकता है? इस पर सोचना जरूर। विद दैट थॉट हम आज का ये सफर यही खत्म करते हैं। मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में। टेक केयर। चलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक नेशनलिज्म इन इंडिया को समझेंगे। पता है, ये चैप्टर सिर्फ डेट्स और इवेंट्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस फीलिंग की कहानी है, उस जज्बे की, जिसने इतने अलग अलग लोगों को, पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। जरा इस तस्वीर को देखो। इतने सारे लोग, अलग अलग शहरों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले, सब एक साथ सड़कों पर क्यों आ गए थे? ऐसा क्या था जिसने इन सबको एक धागे में पिरो दिया? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद के टाइम से। पता है, इस वॉर ने ना पूरे इंडिया में एक बिल्कुल नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी थी। आम आदमी की जो मुश्किलें थी ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब हुआ क्या? वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए और ऊपर से गांव से लोगों को ना जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। सोचो, इसे कहते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। और जैसे इतना काफ़ी नहीं था, उसी टाइम फसलें खराब हो गई और खाने की ज़बरदस्त कमी हो गई। तो इन सब परेशानियों से लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा ना, वही आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की वजह बना। और इसी चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में जनवरी 1915 में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं और अपने साथ एक बिल्कुल नया आइडिया लाते हैं, स्ट्रगल का एक नया तरीका, जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। और उसका नाम था सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह है क्या? बिल्कुल सिंपल है। सत्या के लिए आग्रह, मतलब सच्चाई पर अडिग रहना। गांधी जी का ये मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच्ची है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको हथियार उठाने की, हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना मारे पीटे भी जीत सकते हो। बस जो आप पर अत्याचार कराए ना, उसकी आत्मा को झिंझोड़ना है, उसको सच्चाई दिखानी है। और देखो, उन्होंने अपनी फेमस किताब हिंद स्वराज में बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने कहा कि इंडिया में अंग्रेजी शासन इसलिए नहीं टिका है क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं। नहीं, वो इसलिए टिका है क्योंकि हम इंडियंस उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। सोचो, हम उनके स्कूलों में जाते हैं, उनकी नौकरियां करते हैं, उनका बनाया सामान खरीदते हैं। उनका कहना था कि जिस दिन हम इंडियंस ने कॉपरेट करना बंद कर दिया ना, ब्रिटिश रूल 1 साल के अंदर ढेर हो जाएगा। बस यही आइडिया अगले आंदोलन की बुनियाद बना। तो इसी कॉपरेट नहीं करेंगे वाले आइडिया से जन्म हुआ देश के पहले सबसे बड़े मास मूवमेंट का, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाम से ही साफ है, असहयोग आंदोलन, यानी सहयोग नहीं करना। प्लान ये था कि इसको धीरे धीरे स्टेजेस में किया जाएगा। पहले लोग अंग्रेजों के दिए टाइटल्स और अवार्ड्स लौटाएंगे, फिर सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, स्कूल्स, सबका बॉयकॉट, और विदेशी सामान का भी बॉयकॉट। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। स्वराज का मतलब ना हर ग्रुप के लिए अलग अलग था। सबके लिए आज़ादी के मायने अलग थे। जैसे शहर के लोगों के लिए स्वराज मतलब ब्रिटिश स्कूल कॉलेज छोड़ना, पर अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था उन बड़े बड़े जमींदारों के जुल्म से आज़ादी। और असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, उनके लिए स्वराज था बगानों से बाहर निकलकर अपने घर जाने की आज़ादी। बेसिकली सब लोग अपनी अपनी परेशानियों का अंत चाहते थे। मूवमेंट तो बहुत तेजी से फैल रहा था, पूरा देश जुड़ रहा था। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां एक पीसफुल जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी और गुस्से में लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी।
जैसे ये खबर गांधी जी तक पहुंची, उन्होंने तुरंत मूवमेंट वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उनका सिद्धांत था हिंसा नहीं, बिल्कुल नहीं। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। मूवमेंट रुक गया था, पर आज़ादी का जज्बा नहीं। कई साल बाद गांधी जी को देश को फिर से जोड़ने के लिए एक नया और बहुत ही पावरफुल सिंबल मिला। और इस बार उन्होंने एक ऐसी चीज को अपना हथियार बनाया जो हर घर में इस्तेमाल होती है, अमीर के भी, गरीब के भी। क्या? नमक, सॉल्ट। ये कोई सिंपल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। बस यहाँ ट्रिक समझो। नमक यानी सॉल्ट पर ना अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था, और नमक तो अमीर हो या गरीब सबकी जरूरत है ना? तो इस सिंपल सी चीज को चुनकर गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे हर एक हिंदुस्तानी कनेक्ट कर पाया। सोचो, वो अपने फॉलोअर्स के साथ 240 मील पैदल चलकर दांडी के समुद्र तट तक गए और वहां खुद नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा। इस एक काम ने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। और ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे उस एक सिंपल से मार्च ने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी। इस सॉल्ट मार्च से शुरू हुआ अगला बड़ा आंदोलन, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, इस बार लोग सिर्फ नॉन कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, यानी सिर्फ बॉयकॉट नहीं कर रहे थे, बल्कि अब वो ओपनली कॉलोनियल लॉज को तोड़ भी रहे थे। समझे? यही सबसे बड़ा फर्क था नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच। लेकिन एक बात सोचो, क्या सिर्फ आंदोलन करने से ही देश बन जाता है? नहीं। असली जरूरत थी लोगों के दिलों में ये फीलिंग जगाने की कि हम सब एक हैं, हम एक देश हैं। इसी अपनेपन की भावना को कहते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो चलो अब देखते हैं कि ये फीलिंग आई कैसे। तो ये फीलिंग आई यूनाइटेड स्ट्रगल से, जब सब लोग मिलके अंग्रेजों से लड़ रहे थे। बट इसके साथ साथ इसमें बहुत बड़ा हाथ था कल्चरल चीज़ों का, जैसे कि देशभक्ति के गीत, कहानियाँ, फोक सॉन्ग्स और कुछ नए नए सिंबल्स जिन्होंने लोगों को जोड़ा। और इन्हीं सिंबल्स में से एक सबसे पावरफुल इमेज थी भारत माता की, मदर इंडिया। इस तस्वीर को देखकर ना लोगों को ये एहसास हुआ कि देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी माँ है जिसे अंग्रेजों की जंजीरों से आज़ाद कराना है। इसने लोगों में एक अलग ही जोश भर दिया। फिर आया हमारा झंडा, तिरंगा। इसने भी लोगों को जोड़ने का काम किया। पहले स्वदेशी मूवमेंट के टाइम एक अलग डिज़ाइन था, फिर 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया। उसके बीच में क्या था? एक चरखा, स्पिनिंग व्हील। ये सिंबल था सेल्फ हेल्प का, कि हम अपना काम खुद करेंगे। जुलूस में इस झंडे को लहराना ना अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने जैसा था। और एक और काम हुआ। अंग्रेज पता है क्या कहते थे? वो कहते थे कि इंडियंस तो बैकवर्ड हैं, गंवार हैं, ये खुद पर राज नहीं कर सकते। इसका जवाब देने के लिए हमारे नेशनलिस्ट्स ने हिस्ट्री को दोबारा लिखा। उन्होंने इंडिया के शानदार अतीत, ग्लोरियस पास्ट के बारे में लिखा, हमारे अचीवमेंट्स साइंस में, आर्ट्स में, ताकि हर हिंदुस्तानी को अपने पास्ट पर गर्व हो, प्राइड फील हो और वो कॉन्फिडेंस से लड़ सकें। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंडिया का नेशनलिज्म किसी एक आदमी या एक ग्रुप की कहानी नहीं है। ये अलग अलग आवाज़ों से मिलकर बना एक सुर है। इसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, औरतें भी थी, स्टूडेंट्स भी थे। सबने मिलकर एक सपना देखा और उस सपने का नाम था आज़ाद भारत। तो ये थी कहानी। अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचना इसके बारे में। अगर आप उस दौर में होते तो आपके लिए स्वराज का क्या मतलब होता? जरूर सोचना। और हाँ, अब इस चैप्टर को एक बार अपनी बुक से जरूर पढ़ना। सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, प्रॉमिस। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम हिस्ट्री का एक सुपर डुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम इसे एकदम स्टोरी की तरह समझेंगे और आई प्रॉमिस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इतनी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलो लेट्स डाइव राइट इन। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, राइट? हमें लगता है कि ये सब पिछले 50 साल में ही शुरू हुआ है। पर क्या ये सच है? वेल, सोचो फिर से। द रियल स्टोरी इज एक्चुअली मच मच ओल्डर। यू सी, ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, ये जो दुनिया का आपस में जुड़ना है, ये कोई नई चीज नहीं है। हजारों सालों से ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स और पिलग्रिम्स, ये सब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। और वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ले जाते थे, वो अपने साथ आइडियाज, स्किल्स, नई नई इन्वेंशंस और हाँ, बीमारियां भी ले जाते थे। ओके, तो चलो
थोड़ा टाइम मशीन में पीछे चलते हैं। लेट्स सी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी आज से सदियों पहले, दुनिया आपस में कैसे कनेक्टेड थी। ये है हमारा पहला सेक्शन। इस पेंटिंग को देखो, ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड के कनेक्शंस का सबसे बड़ा, सबसे फेमस एग्जाम्पल है, दिस सिल्क रूट्स। सोचो, ये कोई एक सिंगल रोड नहीं थी, बल्कि ये लैंड और सी मतलब जमीन और समुंदर से जाने वाले कई रास्तों का एक पूरा नेटवर्क था, और ये एशिया को सीधा यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से जोड़ता था। इट वॉज लाइक द एंशिएंट वर्ल्ड सुपर हाईवे। नाउ व्हाट्स रियली कूल अबाउट दिस इज कि सिल्क रूट नाम सुनकर लगता है कि बस सिल्क ही ट्रैवल करता होगा, राइट? पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो, चाइना से सिल्क और पॉटरी वेस्ट की तरफ जाती थी, तो इंडिया से टेक्सटाइल्स और मसाले, और बदले में यूरोप से एशिया आते थे प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर। पर ट्रेड सिर्फ चीज़ों का नहीं हो रहा था, आइडियाज़ भी ट्रैवल कर रहे थे। बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम जैसे बड़े बड़े रिलीजन्स इन्हीं रूट से पूरी दुनिया में फैले। और हाँ, इसका एक डार्क साइड भी था, जर्म्स और बीमारियां भी इन्हीं रास्तों से ट्रैवल करती थीं। चलो अब एक मज़ेदार बात करते हैं। इमेजिन करो, आपकी प्लेट में रखे हैं नूडल्स। अब सोचो, माना जाता है कि नूडल्स चाइना से ट्रैवल करके वेस्ट में पहुंचे और वहां उनका रूप बन गया स्पगेटी। या हो सकता है कि अरब ट्रेडर्स पास्ता को इटली ले गए हों। द एग्जैक्ट स्टोरी इज इन क्लियर, पर ये एक चीज़ साफ बताता है कि फूड ने भी दुनिया को कनेक्ट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और फूड का एक और ज़बरदस्त एग्जाम्पल है आलू, यानी पटेटो। ये पहले सिर्फ अमेरिकाज में मिलता था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, उसके बाद ही आलू, टमाटर, मिर्च जैसी चीज़ें यूरोप और एशिया पहुंची। और इस सिंपल से आलू ने, आई एम नॉट किडिंग, यूरोप के गरीबों की लाइफ बदल दी। उन्हें सस्ता और बेहतर खाना मिलने लगा, जिससे वो अच्छी लाइफ जीने लगे और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की उम्र बढ़ गई। लेकिन किसी एक ही चीज़ पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाने का एक बहुत खतरनाक नतीजा भी हो सकता है। आयरलैंड के जो गरीब किसान थे, वो आलू पर इतना डिपेंड हो गए थे कि जब 1840s में एक बीमारी से सारी आलू की फसल बर्बाद हो गई, तो लाखों लोग, लिटरली लाखों लोग भूख से मर गए। इसे हिस्ट्री में आयरिश पोटैटो फैमिन के नाम से जाना जाता है। सो दिस शोज अस कि एक सिंपल फूड आइटम भी हिस्ट्री का कोर्स बदल सकता है। अब 16th सेंचुरी में चलते हैं। जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया। उनका सबसे डेडली, सबसे खतरनाक वेपन कोई बंदूक या तलवार नहीं थी, वो थे जर्म्स, खास करके स्मॉल पॉक्स। देखो, अमेरिका के लोगों का लाखों सालों से बाकी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए उनके अंदर इन बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी ही नहीं थी। ये बीमारी उनके लिए इतनी डिस्ट्रक्टिव साबित हुई कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज खत्म हो गई, जिससे यूरोपियंस के लिए अमेरिका को जीतना बहुत बहुत आसान हो गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट्स जंप टू द 19th सेंचुरी। इस दौर में दुनिया के आपस में जुड़ने की स्पीड अचानक से रॉकेट की तरह बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे दुनिया सच में छोटी हो गई हो। लेट्स फाइंड आउट हाउ। तो इकोनॉमिस्ट्स इस दौर को आसानी से समझाने के लिए 3 तरह के फ्लोज यानी प्रवाह की बात करते हैं। पहला, फ्लो ऑफ ट्रेड यानी सामान का आना जाना। दूसरा, फ्लो ऑफ लेबर यानी लोगों का काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। और तीसरा, फ्लो ऑफ कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट का पैसा। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप एक टी शर्ट खरीदते हो जो बांग्लादेश में बनी है, तो वो है फ्लो ऑफ ट्रेड। उस टी शर्ट को बनाने वाला जो मजदूर है वो है फ्लो ऑफ लेबर, और जिस कंपनी ने वो फैक्ट्री लगाई उसका जो पैसा है वो है फ्लो ऑफ कैपिटल। सिंपल। ये तीनों फ्लोज आपस में डीपली कनेक्टेड थे। इन फ्लोज को आगे बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था ब्रिटेन में कॉर्न लॉज का हटना। ये लॉज क्या थे? बेसिकली ब्रिटेन में बाहर से आने वाले कॉर्न पर टैक्स लगाया जाता था ताकि वहां के लोकल फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जब शहरों में रहने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट को ये लॉज हटाने पड़े, और इसका नतीजा ब्रिटेन में बाहर से सस्ता खाना आने लगा। वहां के फार्मर्स कंपीट ही नहीं कर पाए और उन्हें अपनी जमीनें छोड़कर या तो शहरों में या फिर दूसरे देशों में जाना पड़ा। इस एक डिसीजन ने ग्लोबल एग्रीकल्चर का पूरा पैटर्न ही बदल दिया। और इस ग्लोबल इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने में एक और चीज का बड़ा हाथ था, और वो थी टेक्नोलॉजी। रेलवेज ने सामान को पोर्ट तक पहुंचाना आसान कर दिया, स्टीम शिप्स ने समुद्री सफर को तेज कर दिया, और टेलीग्राफ ने तो कम्युनिकेशन को ऑलमोस्ट इंस्टेंट बना दिया। जस्ट इमेजिन, इन सब चीजों ने मिलकर दुनिया को कितना छोटा और कितना कनेक्टेड बना दिया होगा। लेकिन इस नई ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही अंधेरा सच भी था। जैसा हमने कहा, एक फ्लो था लेबर का, पर यह फ्लो हमेशा लोगों की मर्जी से नहीं होता था। अब हम बात करेंगे इंडेंचर्ड लेबर या गिरमिटिया मजदूर के बारे में। तो ये इंडेंचर्ड लेबर था क्या?
ये एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था। इसमें इंडिया से, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु से लाखों गरीब मजदूरों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर दूसरे देशों में ले जाया जाता था। ये कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली 5 साल का होता था और उन्हें प्लांटेशंस में, माइंस में या रेलवे कंस्ट्रक्शन में काम करना पड़ता था। कहने को तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, पर असल में ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही थी। इन चेहरों को देखिए, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्हें कैरिबियन आइलैंड्स, मॉरिशस, फिजी जैसी दूर-दराज की जगहों पर ले जाया गया। उन्हें झूठे वादे किए जाते थे। कई बार तो उन्हें ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें इतना लंबा समुद्री सफ़र करना है, और वहाँ पहुँचने पर उनके हालात बहुत ख़राब थे। काम करने की कंडीशंस बेहद मुश्किल थीं और उनके पास प्रैक्टिकली कोई लीगल राइट्स नहीं थे। एक्चुअली कई हिस्टोरियंस ने इसे अ न्यू स्लेवरी यानी गुलामी की एक नई प्रथा कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक्सप्लॉयटेशन और ज़बरदस्ती बिल्कुल स्लेवरी जैसी ही थी। The name was different, but the reality was almost the same. Okay, let's move into the 20th century. इस सेंचुरी को 2 वर्ल्ड वॉर्स ने हिला कर रख दिया। इन वॉर्स ने ना सिर्फ लाखों लोगों की जान ली, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हम देखेंगे कि इन वॉर्स के बाद एक नई इकोनॉमिक दुनिया कैसे बनी। वॉर के बाद खास करके अमेरिका में एक नए तरह का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, जिसे कहते हैं मास प्रोडक्शन। और इसके पायनियर थे फेमस कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। उन्होंने असेंबली लाइन मेथड यूज़ किया। इसमें क्या होता था कि कन्वेयर बेल्ट पर कार आगे बढ़ती रहती थी और हर वर्कर एक ही काम, जैसे सिर्फ टायर लगाना, बार बार करता था। इससे प्रोडक्शन की स्पीड बहुत बढ़ गई, कार सस्ती हो गई और काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन फिर 1929 में एक भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ये अमेरिका से शुरू हुआ और इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ट्रेड सब कुछ गिर गया। इसकी स्केल का अंदाज़ा इस नंबर से लगाइए, सिर्फ 3 साल में अमेरिका में 1,10,000 कंपनीज बंद हो गईं। कैन यू इवन इमेजिन द स्केल ऑफ दैट क्राइसिस? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया के लीडर्स ने सोचा कि ऐसी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ऐसा संकट दोबारा नहीं आना चाहिए। उन्हें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट बनाए रखे। इसका सल्यूशन निकला जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में हुई एक कॉन्फ्रेंस में। और इसी कॉन्फ्रेंस से 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ, जिन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। एक था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। यहाँ इन दोनों का रोल समझना जरूरी है। IMF का काम था मेंबर नेशंस के फाइनेंशियल प्लस माइनस यानी सरप्लस और डेफिसिट से डील करना, जबकि वर्ल्ड बैंक को वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन यानी देश को फिर से खड़ा करने के लिए पैसा फाइनेंस करना था। ओके, तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। पहला, ग्लोबलाइजेशन नया नहीं पुराना कॉन्सेप्ट है। सिल्क रूट इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। दूसरा, फूड जैसे पोटैटो ने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। तीसरा, 19th सेंचुरी के 3 फ्लोज हमेशा याद रखने हैं: ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल। चौथा, इंडेंचर्ड लेबर को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा गया। और पांचवा, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से IMF और वर्ल्ड बैंक बने। ये इस चैप्टर के एब्सोल्यूट कोर पॉइंट्स हैं। तो हमने इस पूरी जर्नी में देखा कि कैसे हजारों सालों से दुनिया एक दूसरे से जुड़ती आ रही है, कभी ट्रेड से, कभी माइग्रेशन से, तो कभी आइडियाज से। द क्वेश्चन टू थिंक अबाउट नाउ इज, आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी है और इतने नए चैलेंजेस हैं, आने वाले फ्यूचर में ये ग्लोबल कनेक्शंस कैसे बदलेंगे? व्हाट डू यू थिंक? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की असली कहानी समझते हैं। टेंशन मत लो, आज इस चैप्टर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखो, ये एक म्यूजिक बुक का कवर है जिसका नाम है डॉन ऑफ दिस सेंचुरी। इसके सेंटर में आपको एक एंजल ऑफ प्रोग्रेस दिख रही है, मतलब तरक्की की देवी, जिसके हाथ में नई सदी का झंडा है। और इसके पीछे देखो, रेलवेज, कैमराज, मशीन्स, फैक्ट्रीज, ये सब फ्यूचर के साइंस है। इस पिक्चर को देखकर बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे दुनिया पल भर में बदल गई। पर क्या ये सपना सबके लिए सच था? क्या सच में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना जादुई और तेजी से हुआ था जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है? यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल है और हम इसकी तह तक जाकर रहेंगे। इसका जवाब ढूंढने के लिए चलो एक टाइम मशीन में बैठते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी,
हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है फैक्ट्रीज, लेकिन असलियत यह है कि फैक्ट्रीज के आने से बहुत पहले ही इंग्लैंड और यूरोप में इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा था। ये सबसे बड़ा मिथ है जो हम आज तोड़ने वाले हैं। और हिस्टोरियंस इस फेज को कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये टर्म एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। इसका मतलब है बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो फैक्ट्रीज पर बेस नहीं था। इस सिस्टम में शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों को पैसे देते थे ताकि वो अपने घरों में सामान बनाएं। बिल्कुल आजकल के वर्क फ्रॉम होम जैसा सिस्टम था। समझ गए ना? ये पिक्चर इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। देखो कैसे पूरी फैमिली मिलकर अपने घर में ही धागा बना रही है। स्पिनिंग व्हील से एक स्पिंडल घुमाया जा रहा है। यही था प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम एक्शन में। प्रोडक्शन घरों में होता था, फैक्ट्रीज में नहीं, और पूरा परिवार काम में लगा हुआ था। तो हमने सोचा था कि ये एक बहुत तेजी से आने वाला रेवोल्यूशन था, एकदम अचानक बदलाव। पर अब चलो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं। सच्चाई ये है कि बदलाव की रफ्तार यानी पेस ऑफ चेंज असल में काफी धीमी थी। पहला मिथ बस्टर, जो नई इंडस्ट्रीज आई थी वो पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को आसानी से हटा नहीं पाई। सोचो 19th सेंचुरी के एंड तक 20% से भी कम लोग इन नई टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग अभी भी पुराने तरीकों से ही काम कर रहे थे। दूसरा मिथ बस्टर, ये सोचना गलत है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बिल्कुल रुकी हुई थीं। बिल्कुल नहीं। भले ही उनके पास स्टीम पावर्ड मशीन्स नहीं थीं, लेकिन छोटे मोटे ऑर्डिनरी इनोवेशंस लगातार हो रहे थे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बर्तन बनाने और फर्नीचर मेकिंग जैसे सेक्टर्स में। टियरसम मिथ बस्टर, टेक्नोलॉजी में जो बदलाव थे वो बहुत धीरे धीरे आए। क्यों? सिंपल सी बात है, नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, मशीन्स बार बार खराब हो जाती थीं और उनको ठीक कराना और भी महंगा पड़ता था। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी बिजनेस के मालिक, वो इतना बड़ा रिस्क लेने से कतराते थे। और चौथा मिथ बस्टर, यहां तक कि उस टाइम की सबसे पावरफुल नई टेक्नोलॉजी यानी स्टीम इंजन, उसको भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत धीरे धीरे अपनाया। जेम्स वॉट ने अपना बेहतर इंजन 1781 में पेटेंट करवाया, लेकिन सालों तक उसके लिए कोई खरीदारी नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को भी फैलने में बहुत वक्त लगा। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर नई टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो इंडस्ट्रियलिस्ट उसे कर क्यों नहीं रहे थे? वो लोग मशीन्स के ऊपर इंसानों के हाथ से किए काम को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे थे? ये स्लाइड इसका जवाब बिल्कुल क्लियर कर देती है। देखो, विक्टोरियन ब्रिटेन में काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी, और जब लेबर इतनी ज्यादा हो तो वेजेस यानी मजदूरी कम हो जाती है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए महंगी मशीन खरीदने से सस्ता था लोगों को काम पर रखना। ऊपर से हाथ से बने सामान में बहुत फाइन डिजाइन्स या अलग अलग शेप्स बनाना पॉसिबल था। मशीन्स तो बस एक जैसा यूनिफॉर्म सामान बना सकती थी। एनसीईआरटी बुक में 500 अलग अलग तरह के हथौड़ों का एग्जाम्पल दिया है। इतनी वैरायटी सिर्फ हाथ से ही बन सकती थी। और यहां इस पिक्चर में फर्क देखो। एक तरफ परिवार घर में एक साथ काम कर रहा है, दूसरी तरफ एक बड़ी सी अनजान सी फैक्ट्री। जहां जहां बदलाव आया भी वहां जिंदगी ऐसे ही बदल गई, घर के सुकून भरे माहौल से निकलकर फैक्ट्री के शोर शराबे में। लेकिन इन वर्कर्स की जिंदगी आसान नहीं थी। इतने सारे लोग काम ढूंढ रहे थे कि उन्हें बहुत कम पैसों में भी काम करना पड़ता था। नौकरी मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। याद है वो पहली पिक्चर वाली एंजल ऑफ प्रोग्रेस? ज्यादातर वर्कर्स के लिए असलियत उस सपने से बहुत बहुत अलग थी। उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी। चलो अब टाइम है एक क्विक हाई एनर्जी रिकैप का। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल पक्के कर लेने हैं, उन्हें फटाफट रिवाइज करते हैं। ध्यान से सुनना। पहला, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक स्लो प्रोसेस था, कोई अचानक से आया रेवोल्यूशन नहीं। दूसरा, फैक्ट्रीज से पहले भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता था, जिसे हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी महंगी थी और उसे धीरे धीरे अपनाया गया। चौथा, लंबे समय तक मशीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाथ का काम रहा। और पांचवां, उस दौर का आम वर्कर एक मशीन ऑपरेटर नहीं बल्कि एक ट्रेडिशनल कारीगर था। बस ये 5 पॉइंट्स याद रखो और ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। आज भी हम अक्सर नई टेक्नोलॉजी को एक जादू की तरह देखते हैं। तो आपके लिए एक सवाल है, क्या आप आज के ज़माने की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सकते हैं जिसे लोग मैजिकल मानते हैं, लेकिन असल में उसको अपनाना यानी अडॉप्ट करना बहुत स्लो और कॉम्प्लिकेटेड है? इसके बारे में सोचिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। You've got this। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जिसने लिटरली दुनिया को बदल कर रख दिया। ये कहानी है प्रिंट की, यानी छपाई की। आपके हिस्ट्री चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को आज हम बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग सफ़र। अच्छा, सफ़र शुरू करने से पहले जस्ट 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आपके पास कोई बुक्स नहीं है, घर में न्यूज़पेपर नहीं आता और सड़कों पर कोई पोस्टर्स नहीं लगे। कैसी होगी वो दुनिया? वियर्ड, राइट? सब कुछ बस सुनी सुनाई बातों पर चलता। तो प्रिंट ने आखिर हमारी दुनिया को कैसे बदला? चलो पता लगाते हैं। तो प्रिंट से पहले क्या था? इस तस्वीर को देखो जरा ध्यान से। ये उस टाइम की एक रॉयल वर्कशॉप है। यहां पर किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। इन्हें हम कहते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सोचो, एक एक किताब को लिखने में महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते थे। इसीलिए ये इतनी ज्यादा महंगी और रेयर होती थी कि सिर्फ अमीर लोगों या राजा महाराजाओं तक ही पहुंच पाती थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रिंटिंग प्रेस तो यूरोप में बनी थी, राइट? वेल, हमारी कहानी वहां से नहीं बल्कि एशिया से शुरू होती है। प्रिंट की जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी ना, वो ईस्ट एशिया में डेवलप हुई, खास करके चाइना, जापान और कोरिया में। आइए देखते हैं कि ये शुरुआत आखिर हुई कैसे। सबसे पहली टेक्निक का नाम था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपके रबर स्टैम्प जैसा। सोचो, लकड़ी के एक ब्लॉक पर लेटर्स या कोई डिजाइन उल्टा खोदा जाता था, फिर उस पर इंक लगाकर उसे पेपर पर प्रेस कर देते थे। बस इससे एक ही चीज की मल्टीपल कॉपीज बनाना आसान हो गया। इस सिंपल सी टेक्नोलॉजी ने तो जैसे जादू कर दिया। लगभग AD 594 के आसपास चाइना में ये शुरू हुआ था, और देखते ही देखते किताबें सिर्फ स्कॉलर्स और अमीरों की अलमारियों से निकलकर आम लोगों के हाथों में आने लगी। मर्चेंट्स अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स प्रिंट करने लगे, और कॉमन लोग, यहाँ तक कि विमेन भी, अपनी पसंद की कहानियां और पोएम्स पढ़ने लगी। एक नया रीडिंग कल्चर पैदा हो गया था। ओके, अब आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। प्रिंट की टेक्नोलॉजी अब चाइना से निकलकर यूरोप पहुंचती है, और वहां एक आदमी इस टेक्नोलॉजी में एक ऐसा बदलाव लाता है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। देखो, इसका सफर कितना लंबा था। चाइना में शुरू हुई टेक्नोलॉजी फेमस एक्सप्लोरर मार्को पोलो के साथ 13th सेंचुरी के एंड में इटली पहुंची। लेकिन असली क्रांति, जो रियल रेवोल्यूशन था, वो 1430s में जर्मनी में योहान गुटेनबर्ग ने की। यहां पर गुटेनबर्ग का कमाल देखिए। उनका आइडिया बहुत ही क्लेवर था। उन्होंने लकड़ी के ब्लॉक्स की जगह मेटल से बने छोटे छोटे अलग अलग लेटर्स बनाए, जिनको कहते थे मूवेबल टाइप्स। और इन लेटर्स पर इंक लगाकर पेपर पर प्रेस करने के लिए उन्होंने वाइन प्रेस मशीन का आइडिया यूज किया, जिससे अंगूर से जूस निकालते थे। इन दो अलग अलग चीजों को जोड़कर उन्होंने बनाई दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस। सो सिंपल बट सो रेवोल्यूशनरी। और इस मशीन का असर, वाव, मतलब सोच से भी परे था। 15th सेंचुरी के एंड तक, यानी गुटेनबर्ग के इन्वेंशन के सिर्फ 50 साल के अंदर, यूरोप में लगभग 2 करोड़ यानी 20 मिलियन प्रिंटेड बुक्स मार्केट में आ चुकी थीं। ये उस जमाने के लिए एक अनबिलीवेबल नंबर था, सच में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगली सेंचुरी यानी 16th सेंचुरी तक ये नंबर 10 गुना बढ़कर 20 करोड़ यानी 200 मिलियन हो गया। पूरा एक जीरो ऐड हो गया। दोस्तों, इसी को कहते हैं द प्रिंट रेवोल्यूशन। हाथ से लिखने की दुनिया से मैकेनिकल प्रिंटिंग का ये शिफ्ट एक सच्ची क्रांति थी। तो ये रेवोल्यूशन सिर्फ ज्यादा बुक्स प्रिंट करने के बारे में नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसने लोगों की जिंदगी बदल दी, उनका नॉलेज से रिश्ता बदल दिया और उनका अथॉरिटीज से रिश्ता ही बदल दिया। चलो इसके इम्पैक्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बदलाव कितना बड़ा था, आप यहां देख सकते हैं। देखो, प्रिंट से पहले नॉलेज बस सुनी सुनाई बातों पर चलता था और सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही लिमिटेड था। लेकिन प्रिंट के बाद नॉलेज लिखा हुआ था और सबके लिए अवेलेबल हो गया। महंगी किताबें सस्ती हो गई और नए आइडियाज़, जो पहले बहुत धीरे धीरे फैलते थे, अब आग की तरह तेजी से फैलने लगे। एक बिल्कुल नया रीडिंग पब्लिक तैयार हो चुका था। इस प्रिंट की ताकत को सबसे बेहतर समझा मार्टिन लूथर ने। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की टीचिंग्स को चैलेंज किया, अपनी बातें लिखी और उन्हें प्रिंट करके लाखों कॉपीज लोगों तक पहुंचा दी। बेसिकली प्रिंट उनके लिए एक वेपन बन गया था। इसलिए उन्होंने कहा, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन की शुरुआत में प्रिंट का बहुत ही बड़ा रोल था। पर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हर कोई प्रिंट से खुश नहीं था। राजाओं को और खास करके चर्च को ये डर था कि अगर कोई भी कुछ भी प्रिंट करके बांटने लगेगा तो लोगों में बागी यानी रिबेलियस और गलत आइडियाज फैल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले इन्फॉर्मेशन पर उनका कंट्रोल था। अब आम आदमी भी पढ़ सकता था, जिससे उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा सकता था। इसी डर से रोमन चर्च ने इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स की एक लिस्ट भी शुरू की। चलिए अब अपने सफर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर चलते हैं।
हमने चाइना से शुरुआत की, यूरोप की क्रांति देखी और अब हम लौट आए हैं अपने देश इंडिया। देखते हैं कि प्रिंट ने यहाँ क्या-क्या चेंजेस लाए। इंडिया में प्रिंट की कहानी थोड़ी सी अलग थी। यहाँ प्रिंट सिर्फ रिलीजियस बुक्स या पॉलिटिकल डिबेट्स तक लिमिटेड नहीं रहा। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। इससे साफ पता चलता है कि प्रिंट आम आदमी की जिंदगी का, उसके बाजार का हिस्सा बन चुका था। कैलेंडर्स, पोस्टर्स, एड्स सब कुछ छप रहा था। प्रिंट अब कमर्शियल हो गया था। सो वी कैन से कि इंडिया में प्रिंट का असर बहुत गहरा और अलग अलग लेवल्स पर हुआ। सस्ते प्रिंट्स और कैलेंडर्स के जरिए ये गरीबों के घर तक पहुंचा। राजा रवि वर्मा जैसे ग्रेट पेंटर्स की तस्वीरें अब हर घर में नजर आने लगी। वुमेन के लिए पढ़ने लिखने के नए दरवाजे खुल गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की आग को फैलाने में बहुत हेल्प की। अलग अलग शहरों में लोग एक ही न्यूज़पेपर पढ़कर, एक जैसे आइडियाज शेयर करके एक दूसरे से जुड़ने लगे। एक इंडियन आइडेंटिटी बनने लगी थी। ओके, तो अब एक क्विक रिकैप करते हैं पूरे चैप्टर का। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। पहला, प्रिंट की शुरुआत चाइना में वुड ब्लॉक से हुई। सेकंड, यूरोप में गुटेनबर्ग्स की प्रेस ने रेवोल्यूशन ला दिया। थर्ड, प्रिंट से नए आइडियाज, डिबेट्स और सोशल चेंजेस आए। और चौथा, इंडिया में प्रिंट ने सोशल रिफॉर्म और नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। सिंपल है ना? तो ये थी प्रिंट की कहानी। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रिंट की ताकत यानी प्रिंटेड बुक्स और न्यूज़पेपर्स की इंपॉर्टेंस अब खत्म हो गई है? इस पर जरूर सोचना। कीप लर्निंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।